हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल पटेल, आपका केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन पर। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर यानी कि वैद्युत रसायन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ऑलरेडी 4 to 5 लेक्चर में हम लोगों ने डन किया है। हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन को स्टार्ट किया था, बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को लगभग 17 प्रश्न करा दिया है। ठीक है ना, 17 प्रश्न हम लोगों का हो चुका है अब तक। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुविकल्पी में बचे हुए कुछ प्रश्नों की। फिर उसके बाद जब हम उसको डन कर लेंगे उसके बाद हम आ जाएंगे लघु उत्तरी में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन 17वां नंबर ये तो हो गया था यार, 17 नंबर तो हो गया था, 18 नंबर है। हाँ ध्यान दीजिएगा, 18 नंबर में आपसे क्या कहने की कोशिश की जा रही है, गौर फरमाइएगा। जरा अर्ज किया है कि आने से निम्न में से कौन प्रबलतम आक्सीकारक है, बताइए जरा। 18 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश ये कर रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रबलतम आक्सीकारक होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं। हाइड्रोजन के नीचे जब उनकी वैल्यू पॉजिटिव में जाती है, जितने ज्यादा पॉजिटिव में जाएंगे वो प्रबल क्या होते जाएंगे भाई, आक्सीकारक, यानी कि दूसरे को आक्सीकृत करेंगे और खुद ही क्या हो जाएंगे, रिड्यूस यानी कि अपचयित हो जाते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को बता रखा था। तो ध्यान दो, प्रबल आक्सीकारक का मतलब हाइड्रोजन के नीचे होने चाहिए। हाइड्रोजन के नीचे कौन आता है? हाँ, क्यों आई आज, तो आयोडीन आएगा। हाइड्रोजन से बाद में आयोडीन आएगा, यानी कि ये प्रबलतम आक्सीकारक होता है। 4th नंबर। आप लोग ये यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे थोड़े ना लिखा दिया गया है, वो पढ़ने के लिए लिखाया गया है, वो समझने के लिए भी लिखाया गया है, इसीलिए उसके सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग को याद रखना है। ठीक है ना? हाँ, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ एक ही लेक्चर देख लिया इससे आपका सारा काम तमाम हो जाएगा, तो इससे काम तमाम नहीं होता, बिगड़ जाता है। अगर हमको पूरा चीजें सीखना है तो हमको सारे के सारे लेक्चर को अटेंड करना पड़ेगा यार। भाई मेहनत लगती है पढ़ाई में, ऐसे नहीं हो जाता कि एक ही लेक्चर में हम सारा, हाँ दे देंगे लास्ट में, लेकिन अभी क्या है कि हमको प्रैक्टिस तो करनी है। चलिए आ जाइए जरा। 19 नंबर का क्वेश्चन आपसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है भाई। 19 नंबर के क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। माने कि हाइड्रोजन को कौन नहीं विस्थापित कर पाता, हाइड्रोजन को वो नहीं विस्थापित कर पाएंगे जो हाइड्रोजन से नीचे रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो कौन रहेगा हाइड्रोजन से नीचे? क्यों आई आज, क्यों हाइड्रोजन के नीचे कॉपर रहता है। तो आप कहिए यार क्या ही बात करते हो यार, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने 19 नंबर के क्वेश्चन को डॉन कर लिया है। क्या कर लिया भाई? डॉन कर लिया है। तो आगे बढ़े। गले में यार मेरे खिचखिच रहती है तो मुझे परेशानी होती है बहुत ज्यादा। हाँ रिलैक्स हो जा रिलैक्स थोड़ा सा, अभी नया नया है ना। हम लोग बात करने जा रहे हैं 20 नंबर के क्वेश्चन की। किसकी बात करने जा रहे हैं भाई? 20 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आपसे जो 20वां वाला प्रश्न है ना, ये क्या पूछ रहा है आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है। यानी कि बताओ जरा, अगर हम अच्छा सारे के सारे चीजों को चेक करना पड़ेगा, इसमें हम ऐसे सोच के नहीं बता सकते, इसमें हम लोगों को सारे के सारे ऑप्शन को देखना पड़ेगा कि कौन सी अपक्रिया संभव नहीं है। कॉपर है फर्स्ट वाले में, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा दिया, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर को हटा दिया, खुद जुड़ गया, कॉपर नाइट्रेट बन गया। तो कॉपर बताओ सिल्वर को हटा देगा? हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, कॉपर तो सिल्वर के ऊपर ही होता है, हटा देगा, ये तो सही है, संभव है। फिर सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर में क्या है भाई? कैल्शियम है। कैल्शियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कैल्शियम सॉरी हाइड्रोजन किसको डिस्प्लेस कर रहा है? कैल्शियम को। तो क्या हाइड्रोजन के ऊपर कैल्शियम होता है? हाँ नहीं, हाँ भाई हाँ, हाइड्रोजन के ऊपर कैल्शियम ही तो होता है। तो कहां से हाइड्रोजन की औकात हो गई कि कैल्शियम को कैल्शियम ऑक्साइड से हटा दे। तो ये जो अपक्रिया हो रही है ना कि ये जो हाइड्रोजन है कैल्शियम ऑक्साइड को हटा के जल बना ले, तो ये तो संभव नहीं है। तुम्हारा आंसर आ गया कौन सा भाई? वहीं पे आ गया। तो इनकी क्या बात करेंगे आप लोग चेक कर सकते हो यार। ब्लैक पेन लेते। तुम्हें देखे मेरी आंखें,
हमको आई फ्लू ना हो जाए। हम लोग 21 नंबर की बात करते हैं। हाँ ध्यान दीजिएगा, 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन पहले अपचयित होता है। यानी कि हाइड्रोजन आयन को कौन हटा सकता है, हाइड्रोजन को कौन हटा सकता है, इसमें से हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा वो हटा देगा। कोई जानकर फेंके। हाँ हाइड्रोजन के ऊपर तो जिंक है, देख लो इन सब में से जिंक आ रहा है कि ये सब आ रहे हैं, हाइड्रोजन के ऊपर जिंक आ रहा है। अरे यार विद्युत रासायनिक श्रेणी देखो ना, बार बार वही देखते रहते हो फिर भी नहीं पता चल पाता है क्या है। ये माने कि इसमें वही हाइड्रोजन को अपचयित कर पाएगा जो हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर जो होते हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं, दूसरे का अपचयित कर देंगे, माने क्योंकि प्रबल अपक्रियाशीलता होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर तो हमको जिंक ही दिखाई देगा, ये सब तो सब नीचे रहते हैं। हाँ ये सब तो नीचे रहते हैं, तो जिंक हो जाएगा आपका ऑप्शन। 21 नंबर भी हम लोगों ने क्वेश्चन निपटा लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। ये जो बुद्धि है ना, इसको खोल के बैठोगे तो सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आजा 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 आजा। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है, बताओ जरा। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता में क्या परिवर्तन होता है, मेरी बात गौर से सुनिएगा। तनुता क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। आप लोग को शायद मैंने समझाया था लेकिन फिर से समझा देते हैं। मान लीजिए एक ठो बासन है, इस बासन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को लिया गया है और वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। तुम इसमें ले सकते हो विशिष्ट चालकता, कंडक्टिविटी यानी कि कंडक्टिविटी नहीं, कंडक्टेंस ले सकते हो, चालकत्व तो ले सकते हो, विशिष्ट चालकता कापा ले सकते हो, हाँ मोलर चालकता ले सकते हो, तुल्यांकी चालकता ले सकते हो। तो अगर हम इस विलयन में अगर हम बात करें, इस विलयन में अगर हम बात करें, पानी बढ़ाएंगे तो तनुता बढ़ेगी, पानी बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी भाई, तनुता बढ़ेगी, हल्का होता जाएगा। और जब पानी बढ़ाते हैं तो इन सब की विशिष्ट चालकता, चाहे विशिष्ट चालकता का हो, चाहे चालकत्व का हो, चाहे मोलर चालकता का हो, चाहे तुल्यांकी चालकता का हो, सारी चीजें क्या होती हैं भाई, घट जाती हैं। तो आपका ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर। क्या बात कर रहे हो यार, नहीं पता चल रहा है, आ रहा है ना समझ में, आ रहा है यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ बढ़ते हम लोग 23वें नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है भाई, हाँ रेड आ गया है, ये भी मेरा प्यारा होता जा रहा है। अच्छा तो ये कलर मैं यूज करता हूँ क्या यार, तुम लोग भी सोचते हो कि सर ये कलर का है यूज, आज थोड़ा नीला यूज करते हैं, डार्क नीला यूज करते हैं। हाँ दिखाई तो देगा ना नीला कलर, दिख तो है हाँ दिख तो है। आपको दिया गया है मोलरता, आपको दी गई है पोटेशियम क्लोराइड विलयन की, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया गया है, मानक तापमान भी दिया गया है, उसकी विशिष्ट चालकता की वैल्यू इतना दिया गया है। यदि विलयन का सेल प्रतिरोध इतना हो, यानी कि आर का मान, अच्छा चलो देख लेते हैं सबका, इसमें क्या क्या दे रखा है, टेम्परेचर, इन सब की तो बात ही नहीं करना है, इन सब से इनका कोई क्वेश्चन में लेना ही देना नहीं होता है। तो बात कौन सी है भाई, बात है विशिष्ट चालकता की। किसकी है, विशिष्ट चालकता यानी कि कापा की बात है। तो कापा का वैल्यू कितना दिया गया है, 0.0022765। और क्या दिया गया है भाई, विशिष्ट चालकता के बाद प्रतिरोध आर का मान आपको दे रखा है 400 ओम। कितना दे रखा है भाई, 400 ओम दे रखा है। सेल कांस्टेंट पूछा है, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, सेल स्थिरांक L/A का मान पूछ रहा है। सेल स्थिरांक यही तो होता। अच्छा तुम लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया है, विद्युत रसायन वाले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया कि नहीं, जाके वहां पे देखो। पहला जो हमने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें चालकत्व पढ़ाया है, दूसरा मैंने आपको विशिष्ट चालकता पढ़ाया। विशिष्ट चालकता का फार्मूला मैंने ये बताया था कि चालकत्व गुणते सेल स्थिरांक यानी कि L/A। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, L/A सेल स्थिरांक हम लोगों से पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब आप लोगों को बता दें कि जो हम लोगों की विशिष्ट चालकता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, यहां पे लिखते हैं। विशिष्ट चालकता का फार्मूला होता है कापा इज इक्वल टू, क्या होता है भाई, चालकत्व, सी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, चालकत्व हो जाएगा, चालकत्व, हाँ चालकत्व, और चालकत्व को हम लोग अभी लिख देंगे इनटू में सेल स्थिरांक,
इनटू में सेल स्थिरांक यानी कि L बाई A, ठीक है ना। चलिए तो कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये C क्या होता है 1/r होता है कि नहीं होता है, इनटू में L बाई A को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल स्थिरांक। आ जाओ कापा पे निकालते हैं, कापा पे लगाते हैं फार्मूले को। तो 1/r का मान कितना दिया गया है, 1/r का मान दिया गया है 400 ओम। कितना ओम भाई, 400 ओम। और सेल स्थिरांक हम लोगों से पूछ रहा है, और जब हमसे सेल स्थिरांक पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं सेल स्थिरांक। अरे सेल अकेले लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। ये कह रहा है सेल स्थिरांक, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब क्या करें भाई, अच्छा कापा की भी तो वैल्यू दी गई थी, मैं यहाँ पे कापा क्यों लिख रहा हूँ। कापा का वैल्यू आपको कितना दिया गया है भाई, कापा का वैल्यू आपको दिया गया 0.00265, इतना बड़ा दे दिया गया है। अब अगर हम इसको इधर ही सेंड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या 0.02765, ये इधर जाएगा तो बुढ़े में चला जाएगा, ये डिवाइड में है तो, इनटू में 400, कितना 400, और डिवाइड बाई 1 तो कुछ होता ही नहीं है। और ये काहे बार इनटू लगा रहे हो भाई, बराबर में सेल स्थिरांक, बराबर में सेल स्थिरांक। और इसका वैल्यू जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.10, ऐसे कुछ आएगा, हाँ 1.10 आएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो रहा है भाई, आपका आंसर हो रहा है सेकंड नंबर। ये समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल से फार्मूले पे रखा गया, सिंपल वाला फार्मूला जो कि आपका दूसरा वाला है, यानी कि विशिष्ट चालकता का, जिसको हम सिर्फ चालकता भी कह सकते हैं, उसी फार्मूले पे सारा रखा गया है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, सॉल्व हो गया, आगे बढ़े। चलिए हटाते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, किस धातु की जल से क्रिया सामान्य ताप पर हो सकती है, यानी कि आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर दिया जाएगा, तो सामान्य ताप पर कौन सी ऐसी धातु होगी जो जल से अभिक्रिया कर सके। तो चलिए आ जाइए जरा हम लोग बात कर लेते हैं। आपको रिएक्शन कराना है किसका किसका, एक तो इसका कराना है, सोना का किसका कराना है, किसके साथ भाई, पानी के साथ। माने कि पानी के साथ कराओगे तो इसके हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। और एक रिएक्शन आपको दिया गया कापर और पानी का, कापर और पानी का, चलिए कोई बात नहीं है। और दूसरा क्या दिया गया है भाई, सोडियम और किसका दिया गया है, पानी का, सोडियम पानी का, इसका भी देखेंगे अभी। और चौथा आपको दिया गया है आयरन प्लस पानी का, इसका भी देखेंगे यार, हम देखेंगे। हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर सकता है जल से, बताओ जरा। हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा, हाइड्रोजन से ऊपर कौन कौन आता है भाई, हाइड्रोजन के ऊपर आता है सोडियम आता है, आयरन आता है, सोडियम आता है, आयरन आता है। और जो सोडियम होता है आयरन के भी ऊपर होता है, जो सोडियम होता है ना वो आयरन के भी ऊपर होता है, ठीक है ना। ठीक, तो इसका मतलब ये वाली रिएक्शन संभव है, सोडियम वाली। यार क्या बात कर रहे हो, यही तो होगा, है ना। अरे क्या कुछ नहीं है इसमें, हटाए, हम हटा देते हैं यार, कुछ भी तो नहीं है, कुछ होता तो बता देते, कुछ कुछ भी नहीं होता है तो कुछ कुछ काहे होगा, कुछ कुछ होता है, हटाओ, आ जाओ। ओहो 25 नंबर तक ही था बहुविकल्पी, बहुविकल्पी हम लोगों ने खत्म कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न को खलास कर दिया है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, अच्छा, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। किसकी बात करने जा रहे हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, जिसका नंबर एक क्वेश्चन का होता है 2 नंबर, और ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, संभावना है कि 2 आ जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाँ भाई ठीक है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, अति लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं, जिनमें हम लोगों ने क्या करना है भाई, 2 नंबर अचीव कर लेना है आसानी से। एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से हम लोग 2 नंबर अचीव कर सकते हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं।
इसके पहले क्वेश्चन से कह रहा है नर्स्ट का समीकरण की व्याख्या कीजिए। अच्छा, मैंने अगर आप इसकी बात कर ही लेते हैं तो मैंने आप लोगों को नर्स्ट का समीकरण पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना भाई। नर्स्ट का समीकरण ये कहता है कि जो हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापते हैं या फिर विद्युत वाहक बल कहते हैं, तो ये दोनों बातें एक ही होती हैं। विद्युत वाहक बल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नर्स्ट के द्वारा दोनों बातें एक ही होती हैं, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने एक समीकरण बना दिया था और उस समीकरण जो होता है स्टैंडर्ड वैल्यू पर लिया जाता है, तो उस केस में उनका समीकरण होता है E इज इक्वल टू ई नॉट, मतलब मानक अपचयन विभव माइनस 2.303 RT हाँ डिवाइडेड बाई N इंटू एफ लॉग के लिखो या फिर क्यू लिखो, यानी कि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन, या फिर यहां पर लिख सकते हो ऑक्सीकरण होने वाली संख्या बटे रिडक्शन होने वाले संख्या, ऐसा भी लिख सकते हो आप लोग। प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ये भी लिख सकते हो, जिसको क्यू से भी रिप्रेजेंट करोगे। अगर ये सब नहीं लिखना होगा तो लिख देना, एक स्थिरांक आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बताया, इसमें मैंने सवाल भी तो कराया है यार, बार बार वही बातें करेंगे, फालतू का टाइम जाएगा। इतना आप लोगों ने लिखा, ये सिर्फ हमको नष्ट इक्वेशन की बात कर रहा है, तो नष्ट इक्वेशन हमने लिख दिया। अब कह रहा है कि इसके लिए क्या क्या होना चाहिए। इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू होना चाहिए, यानी कि मानक वैल्यू होना चाहिए, मानक मान होने चाहिए। जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, ई नॉट दिया जाएगा। ई नॉट का मतलब क्या होता है भाई, मानक अपचयन विभव। ये भी दिया जाएगा, मतलब ये दिया जाएगा अपचयन विभव। और इसमें क्या दिया जाएगा भाई, इसमें R का मान दिया जाएगा। और R का मान कितना होता है, R का मान 3.14, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर कितना लिया जाता है, टेम्परेचर लिया जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमको इसको क्या लिखना है भाई, 298 केल्विन। आर हो गया, ई नॉट का हो गया, टेम्परेचर हो गया, और मोलरता। अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो इसमें हम मोलरता कितनी लेते हैं, 1 मोल पर लीटर, यही लेते हैं ना मोलरता। इतना सारा हम चीज लेते हैं जब हम नष्ट का इक्वेशन लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। आप लोगों ने क्या करना है, इन सारी चीजों को आप लोगों को क्या करना है भाई, लिखना है। आप लोग क्या करिए, इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। लेना चाहते हो तो ले लो, फ्री में दिया जा रहा है भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छे से सब कुछ समझो, सीखो, ठीक है ना। यही हमारी कोशिश रहती है, यही हमारी कोशिश रहती है कि सारे बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। हम आगे बढ़ते हैं, तुम नीचे आओ भाई। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हैं। मैंने आप लोग को बताया था यार, इसको कराऊं कि ना कराऊं, जी तो नहीं कर रहा है लेकिन करा देते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव किसको कहते हो भाई। जैसे हम लोगों ने क्या लिया था भाई, जब हमको सेल बनाना होता है तो एक बासन लेते हैं और उबासन में हम लोग कुछ विद्युत अपघट्ट का विलयन भर देते हैं। जैसे यहाँ बात कर लेते हैं कि हमने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया है और इसमें हम कॉपर की छड़ डाल देते हैं, राड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कॉपर की राड लगा देते हैं। अब ध्यान देना, जब ये कॉपर की राड इसमें गलेगी तो गलने के बाद इसका मास इधर डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा, जमेगा, जमेगा कि नहीं होगा, इसका द्रव्यमान जमेगा। और जितना गलता जाएगा उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा कि नहीं निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। और जो गल के आएगा उस पर प्लस का चार्ज आएगा। क्या आएगा भाई, प्लस का चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, उस पर प्लस का चार्ज आएगा। मैंने ढंग से नहीं दिखाया, क्या दिख तो रहा होगा यार। यहाँ अगर कॉपर आएगा तो इस कॉपर पे क्या हो जाएगा भाई, प्लस का चार्ज रहेगा कि नहीं रहेगा, यानी प्लस होगा ना। अब बात ये होती है कि भाई यहाँ पे ऋणावेश, यहाँ पे धनावेश, तो एक ही इलेक्ट्रोड में आवेश का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया। आवेश का जब डिफरेंस होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विभव या विभवांतर कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई, कहते हैं ना। तो इसको हम सीधे सीधे कह देते हैं इलेक्ट्रोड विभव। क्या कह देते हैं भाई,
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। कहानी सुनिएगा, कहानी क्या है भाई, जब किसी सेल में इलेक्ट्रोड यानी कि क्षण और विलयन के बीच में आयनों का अंतर होता है, यानी कि आवेशों का अंतर होता है, आवेशों का अंतर होता है, तब विभवांतर उत्पन्न होता है और इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए कोई बात नहीं, क्लियर होगा, ठीक है ना, समझ गए होंगे। मैं आगे बढ़ लेता हूं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया के लिए नष्ट का समीकरण, यार बार बार पहले नष्ट का समीकरण लिखो। ये अभिक्रिया हो रही तो करे खातिर नष्ट का समीकरण लिखो। और नष्ट का समीकरण क्या होता है भाई, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 बाई या ना इंटू याफा, ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, इंटू में लॉग और का प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन बटे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन। चलिए लिख देते हैं, लिखें प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन या ऑक्सीडेशन के आयनों की संख्या बटे रिडक्शन के आयनों की संख्या, ये भी कह सकते हो। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमको प्रोडक्ट नहीं लेना है, हम इसको दूसरा लिख देते हैं। इसको लिख देते हैं ऑक्सीडेशन का आयनों की संख्या, माने कि ये ऑक्सीडेशन के आयनों की संख्या होगी, यहाँ पे रिडक्शन के आयनों की संख्या। अरे यार समझ जाओगे यार, इतना तो समझदार हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, इस सेल के लिए E इज इक्वल टू ई नॉट का वैल्यू नहीं दिया है तो ऐसे ई नॉट ऐसे कैसे रहने दो, माइनस 2.303 RT बटे N कितना है भाई, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों का चेंज। तो इलेक्ट्रॉनों का चेंज कितने का आ रहा है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का चेंज आ रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अच्छा यहाँ से है, मतलब ये सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देगा। कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। एक आयरन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक। तो 3 आयरन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो इसलिए वहां पे हम 2 करके इसको 3 लिख दिए, 3 आए। तो कितने इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों का चेंज हो रहा है। तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं, अब लिख देते हैं लॉग लिख दिया हमने, लॉग का साग बना के खा जाएंगे हम लोग। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, लॉग लिख दिए। और ऑक्सीकरण होने वाले आयनों की सांद्रता कितनी है भाई, ऑक्सीकरण होने वाले आयनों की सांद्रता, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, एल्यूमिनियम का हो रहा है ना ऑक्सीकरण। एल्यूमिनियम 0 से एल्यूमिनियम 3+ में जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एल्यूमिनियम 3+। और कितना है भाई ये, कितना है, ये कह लिए लिख रहे हो यार, एल्यूमिनियम कितने में जा रहा है भाई, 3+ है ना। कितना दिया गया है इसका, 2, तो 2 लिख दो बटे किसका अपचयन हो रहा है, आयरन का। आयरन +2 से जा रहा है 0 में, तो आयरन का +2 लिख दो, ठीक है। अरे आवेश नहीं लिखेंगे यार, यहाँ पे लिखेंगे आयरन, ठीक है। कितना है आयरन, यहाँ पे 3 है, 3 लिख दिया। कितने का चेंज है भाई, अरे यहाँ का 3 लिख दे रहे हो, क्या बात करते हो। अच्छा आवेश ही लिखते हैं ना, अरे यार आयरन का कितना है भाई, 2 का है, 2 का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 लिख देते हैं, ठीक है। 2+ का है, और कितना इसका लिया गया है वैल्यू, 3 लिया गया, तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, हाँ ऊपर लिखा जाएगा, ठीक। तो ये बन गया आपका इस अपक्रिया के लिए नष्ट का समीकरण। क्या बन गया भाई, नष्ट का समीकरण, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आया होगा यार, समझ में आ रहा होगा, देख लो मैंने वैल्यू को तो रखा है और क्या किया है। अच्छा स्क्रीनशॉट लोगे, लो स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दिया जाए, ले लिए होगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लिखे होगे तो और भी अच्छी बात है, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। हाँ अब क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, चौथा नंबर। अब चौथे नंबर में कह रहा है आपसे कि साम्य स्थिरांक की गणना नष्ट के समय, अरे यार नष्ट के समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कराओगे, तो चलिए साम्य स्थिरांक पहले एक बार नष्ट का समीकरण फिर से लिखते हैं यार, मजा आएगा तब, तभी तो मजा आएगा।
ऐसे कैसे आ जाएगा मजा? मजा लेने के लिए हमको पहले नष्ट का समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या होता है नष्ट का समीकरण? E इज इक्वल टू ई नाट माइनस 2.303 आरती। ये आरती कौन है सर? 303 आरटी बटे n इंटू एफ, फिर लॉग क्यू का मान P बाई आर। ठीक है कि नहीं? ठीक है। या फिर हम क्या लिखते हैं भाई? 10 बेस नहीं लिखा क्या? क्या बात करते? बेस 10 लिखा नहीं, पहले भाग गए वहां पे। P बाई आर। ठीक है, इतना हमने लिख दिया है। और एक समीकरण और भी होता है यार, यहां से सिर्फ हमको साम्य स्थिरांक की बात कर रहा है ना। अगर हमसे साम्य स्थिरांक की बात कर रहा है तो ये सारी चीजें हटा के लॉग के लिख देना है। क्या लिख देना है भाई? लॉग के। और इस वाले फार्मूले को हम एक तरीके से और तो लिख सकते हैं भाई। क्या लिख सकते हैं? ई इज इक्वल टू ई नॉट, हाँ, ई नॉट माइनस 0.591 बटे n इंटू लॉग के। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इससे आपको ये बताना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, मान लो कुछ भी है, जो भी है, ये जैसे भी है तैसे है। अब यहाँ पे लॉग के साथ जब ये गुणा में है और ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और जब गुणा में है तब ये भाग में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम कर सकते हैं ई ई ई प्लस, अच्छा ये तो नहीं नहीं नहीं, ये माइनस में, ये थोड़े ना माइनस में है, इसके लिए तो हमको माइनस लिखना पड़ेगा। ई माइनस ई नॉट ये हो जाएगा, जब यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे भाग में हो जाएगा, और भाग में क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। अच्छा इसको पलट देते हैं यार, पलट के लिख देते हैं, डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ऐसे गुणा का चिन्ह बना के इसको ऊपर कर देते हैं। यान बाई में 0.591 इज इक्वल टू लॉग के। ये बन गया आपका साम्य स्थिरांक निकालने का वैल्यू। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? अरे यार सिर्फ लॉग के निकालना है ना, तो लॉग के निकालना है तो कर दिया ना हमने, कर दिया है, आप लोगों को पता चल गया होगा, अच्छी बात है। हम आगे बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो लिख लो अच्छे तरीके से। इसमें कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, क्लोज करो। अगला नंबर 5वें क्वेश्चन का क्या है जरा बताओ तुम। 5वां क्वेश्चन है आपसे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखना है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अरे यार वो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी था ना, वो कहां कहां यूज किया जाता? आ जाओ देखते हैं, लिख देते हैं यार। उस वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हम यूज कर सकते हैं क्षणों के ऑक्सीकरण एवं अपचयन की प्रवृत्ति के लिए। कहां कहां पे यूज कर सकते हैं? क्षणों के ऑक्सीकरण अथवा अपचयन प्रवृत्ति में, अपचयन प्रवृत्ति पता लगाने में, या फिर हम लिख देते हैं अपचयन प्रवृत्ति में बस, कि मतलब कौन सा ऐसा क्षण है जिसका अपचयन होगा और कौन सा ऐसा क्षण है जिसका ऑक्सीकरण होगा। क्या लिख रहा है में? ठीक है। और क्या बात कर लेते हो भाई? और बात हम ही कर लेते हैं, और बात हम ही कर लेते हैं। दूसरा क्षणों की अपक्रियाशीलता ज्ञात करने में, क्षणों या फिर तत्वों की लिख देते हैं बस। अरे तत्वों में तो क्षण बनेगा। तत्वों की अपक्रियाशीलता ज्ञात करने में अभिक्रियाशीलता ज्ञात करने में बस लिख लो। इतने दो, ये तो पूछा है, और क्या पूछा? 2 ठे पूछा, 2 ठे मैंने लिख दिया। आप लोग इसको नोट कर लो, नहीं तो
छठा नंबर का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से, अच्छा जिंक जो है ना ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दे रहे हैं, जबकि सिल्वर ऐसा नहीं कर पाता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की, किसकी बात करते हैं भाई, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अरे विद्युत रासायनिक श्रेणी पे तो सारा सवाल ये दे रहा है, और ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, तो आपको आंकड़ा लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर से, तो हाइड्रोजन के ऊपर से जब हम बात करेंगे तो ई नॉट का वैल्यू जो होता है ना नेगेटिव में होता है, ठीक है, नेगेटिव में होता है, और ये स्ट्रांग रिएक्टिव होते हैं, ये स्ट्रांग रिएक्टिव होते हैं, दूसरे को हटा के खुद ही जुड़ जाएंगे, समझ रहे हो कि नहीं। अगर हम हाइड्रोजन के नीचे जाते हैं तो इनका जो ई नॉट का वैल्यू होता है ना वो पॉजिटिव में होता जाता है। किस में होता जाता है भाई, पॉजिटिव में होता जाता है, तो ये वीक रिएक्टिव हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई, अच्छा वीक मैंने सही लिखा है, कमेंट ठोकना, ये वीक रिएक्टिव होते हैं। अब यहां पे बात ये की जा रही है कि कॉपर सल्फेट को आपको विलयन दिया गया है, कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है, उसमें अगर हम जिंक की रॉड डालेंगे तो क्या जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर पाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन पाएगा, जिंक सल्फेट बन पाएगा, कॉपर को अलग कर देगा, बताओ ऐसा हो पाएगा। देखते हैं, और जिंक जो होता है ना, जो जिंक होता है कॉपर से तो ऊपर ही होता है ना। क्या था, लेकर 12 सरदार का नाम मांगे अली महान, कोई जानकर फेंके सीढ़ी नीचे, ठीक है ना, जानकर फेंके कोई सीढ़ी नीचे, कहे सुनो प्यार है, क्यों आई आज। अब कॉपर जो है हाइड्रोजन के नीचे है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इसलिए कॉपर को जिंक क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है, क्योंकि यहां पे आपको आंसर क्या लिखना है, क्योंकि कॉपर जिंक, क्योंकि जिंक प्रबल अपचायक होता है, कॉपर की अपेक्षा प्रबल अपचायक होता है, जिंक कॉपर की अपेक्षा प्रबल अपचायक एवं प्रबल अक्रियाशील होता है, कॉपर की अपेक्षा प्रबल अपचायक और प्रबल अक्रियाशील होता है, प्रबल अभिक्रियाशील है, इसीलिए यह अभिक्रिया संभव है, अभिक्रियाशील होता है, शील होता है, इसीलिए विस्थापित कर देगा, इसलिए जिंक कॉपर को ये कहां जा रहा है यार, विस्थापित कर देगा। बस तुम लोग को लिखना नहीं आता था तो मैंने लिख दिया, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो नोट डाउन कर लो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। फिर 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे है कि जिंक तथा आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, किंतु प्लेटिनम और, अरे यार वही तो है, सेम क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा, आप लोग इसको करिएगा, चैलेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपसे, क्या आ रहा है दादा, हाँ जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, ये जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अपक्रिया अरे फिर से तो वही है यार, अच्छा कारण सहित बताना, अरे फिर कारण वो तो बता लोगे यार, विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़े हो, अभी तो बनने करा के लिया,
अब मैं बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन बार बार क्यों ये दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है ना। हाँ, और हम लोग क्यों, मैंने क्यों करना चाहता हूं, इसलिए नहीं करना चाहता कि मैंने इसको समझा दिया है, और आप क्यों नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप गधे हो, ठीक है ना। आपको ये करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। चलो कर ही देते, नहीं तो कहोगे सर करे नहीं है, भाग जा रहे हो। हाँ, निम्नलिखित अपक्रिया संभव है कि नहीं है, देखते हैं। मरकरी जो है हाइड्रोजन को हटा रही है, अरे वाह, मरकरी हाइड्रोजन को कब से हटाने लगी यार, हाइड्रोजन सल्फेट के विलयन में से नहीं हटा पाएगी ना, क्योंकि मरकरी हाइड्रोजन के नीचे होती है। जब मरकरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है तो हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित कर पाएगी, उसकी औकात नहीं है, और वो कम अपक्रियाशील हो जाएगा। मरकरी हाइड्रोजन से कम अपक्रियाशील है, इसकी अपचायक क्षमता हाइड्रोजन से कम होती है, इसीलिए मरकरी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती है, तो यह अपक्रिया संभव नहीं है। समझे कि नहीं है? नहीं 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 है ना, समझे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में जल मिलाने पर, ओ यार अभी वही तो आया ना, कोई भी वैद्युत अपघट्ट लो आप, चाहे कौन कौन सा ले सकते हो, आपने कोई भी वैद्युत अपघट्ट लेना है। वैद्युत अपघट्ट के लिए क्या क्या हमको टर्म दिए जाते हैं, चाहे आप किसकी बात कर लो, चालकत्व की बात कर लो, चाहे आप कप्पा की बात कर लो, चाहे आप मोलर चालकता की बात कर लो, चाहे आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यानी कि तुल्यांकी चालकता की बात करो। जब हम सांद्रता इनकी बढ़ाते हैं, सांद्रता कह रहे हैं, हाँ, जलीय विलयन में जल मिलाने पर, यानी कि इनकी तनुता बढ़ाते हैं, क्या करते हैं भाई, तनुता बढ़ाते हैं, यानी कि इनका हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं। जब भी हम इनका डाइल्यूशन करेंगे तब क्या हो जाएगा भाई, इनकी सांद्रता घट जाएगी। सांद्रता घट जाएगी तो विशिष्ट चालकता क्या हो जाएगा, कोई भी चालकता इनकी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी, यानी कि डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है ना दादा। चलिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने के लिए, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग फोकस के साथ इस लेक्चर को अटेंड किए होंगे और ये लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर को समझा, सुना, इसलिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर अब तक नहीं किए हो तो आप ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।